जदयू ने हिना साहब को यहाँ से लड़ाकर लड़ाई से अवध बिहारी को बाहर कर दिया। अब दोनों प्रत्याशी में से कोई जीतता है तो जीत तो जदयू की होगी। हिना साहब को ये बात समझ में आ गई कि आरजेडी के साथ रहना बहुत घातक है। लवली आनंद और आनंद मोहन के बातों का नुकसान हो रहा है। साधु यादव को लालू यादव का भी जो है कार्यकाल उसका भी दंश झेलना पड़ा। यही वो समय है जहाँ 30% वोट आया था आरजेडी को, उसके बाद नहीं आया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ भी ब्राह्मणों का डोमिनेटिंग सीट है और यहाँ ब्राह्मण फैसला करते हैं। ओवैसी की पार्टी से उन्होंने कहा है जो सीता मेरे पिताजी को हराने में आनंद मोहन सिंह का हाथ था, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ इनको हराने के लिए। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो गया था इस सीट पर, बड़ा तगड़ा यहाँ भी खेल हुआ और लालू यादव ने ये सीट कांग्रेस से छीनकर यादव को दिया, जो यादव कहीं ना कहीं भाजपा ही थे। यहाँ चिराग पासवान भी वीणा देवी को बचा नहीं पाए हैं मेरे हिसाब से। छठे चरण के तरफ हम बढ़ेंगे जहां पर 8 लोकसभा सीट है और इस 8 लोकसभा सीट पर चीरफाड़ होगी। इन 8 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई थी। 8 में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज की एक सीट रिजर्व सीट है। चर्चा वाल्मीकि नगर से करते हैं जहां पर सुनील कुमार कुशवाहा जदयू से और आरजेडी से दीपक यादव। पिछली बार का क्या आंकड़ा रहा था सर? पिछली बार बैजनाथ महतो जीते थे, सुनील कुमार महतो के पिताजी, और कांग्रेस को ये सीट गई थी पिछली बार भी। शाश्वत केदार थे वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट और लगभग 3.5 लाख वोट से बैजनाथ महतो जीते थे, मतलब बहुत काफ़ी मार्जिन था। इसलिए उन्हीं के पुत्र बैजनाथ महतो के निधन के बाद उनके पुत्र उपचुनाव में जीते और उसके बाद लगातार है दूसरी बार सुनील महतो को टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ दीपक यादव एक जो बाहरी है कैंडिडेट, लोग कहता है हरियाणा से आए हुए, यहाँ के चीनी मिल चलाते हैं और वो पहले नित्यानंद राय के साथ मंच साझा करते थे, बीजेपी का झंडा ढोते थे। अचानक उन्होंने आरजेडी का झंडा थाम लिया। तो एक ये कहें जो अचानक वाले कैंडिडेट को और बाहरी कैंडिडेट को हमको नहीं लगता है जो बिहार में बहुत तरजीह दी जाती है। इसलिए इस सीट पे ज़्यादा चर्चा करने के बजाय बाबा से 2 मिनट में बात कर लीजिए। इस पे लगता है जो जेडीयू केक वॉक है। क्या है जातीय समीकरण बाबा? देखिए, यहाँ का जातीय समीकरण जानने से पहले आपको जानना होगा कि 4 जो लोकसभा है उसका सीरीज है जी। उसी सीरीज का एक हिस्सा है जहां ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट है और यहां से कुशवाहा जीत करके आते हैं। दैट मीन्स कि ब्राह्मणों का उनको सपोर्ट है। दूसरा, यहां यादव जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी कुछ हद तक, लेकिन ब्राह्मणों का यहां वर्चस्व है। इस बार एक नया प्रयोग किया गया दीपक यादव को उतार करके, वरना आप देखिएगा कि महागठबंधन की तरफ से अक्सर यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारे जाते हैं और कड़ा टक्कर भी होता था। एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मणों का सपोर्ट है क्या वो प्रवेश मिश्रा की तरफ जाता है या फिर सुनील कुशवाहा की तरफ। पूरा मामला इसी पर अटका हुआ है और यह निर्णायक भी होगा। वाल्मीकि नगर में बताते हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार 7% मतदान कम हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर कम हो रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा बदलने के लिए तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि सुनील कुमार कुशवाहा यहाँ से जीतेंगे वाल्मीकि नगर में, क्या सर? इसे आप 2019 के चुनाव से मत जोड़िएगा गलती से भी। ये 2020 में उपचुनाव हुआ था यहाँ, उससे जोड़िए इसको। 2020 में यहाँ से कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा थे जो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं और लालू यादव ने ये सीट कांग्रेस से छीनकर यादव को दिया, जो यादव कहीं ना कहीं भाजपा ही थे। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं समीकरण यहाँ दूसरे तरीके का बन गया। मज़ेदार लड़ाई हो गई, लेकिन जो सुनील कुमार के पिताजी की मृत्यु हुई थी, फिर वो आए और प्रवेश मिश्रा ने और सुनील कुमार की लड़ाई में एक मज़ेदार बात ये हुई थी कि पूरे बिहार में सबसे कम मार्जिन से यहीं जीत हुई थी जो उपचुनाव हुआ था उसमें। तो ये भी एक बड़ा पॉइंटर है इस बात का कि कांग्रेस यहाँ बेहतर चॉइस हो सकती थी। सवर्णों का पुराना और कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है जो 4 जो बोल रहे हैं बाबा लोकसभाओं का क्षेत्र है। एक शब्द में जवाब दूँ, यहाँ सीट कमज़ोर हो गई थी, लेकिन लालू यादव के चॉइस ऑफ एक्शंस, प्रवेश मिश्रा का निर्दलीय लड़ना और ब्राह्मणों का एक मुश्त आशीर्वाद, सारे ब्राह्मण नेता कैंपिंग कर रहे थे वहाँ पे। और पूरे बिहार में भले ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया भाजपा ने, लेकिन ब्राह्मणों ने भाजपा और जदयू को आशीर्वाद दे दिया है यहाँ पर। और वाल्मीकि नगर में एक आसान जीत जो केक वॉक भैया बोल रहे हैं वो मिल गया है। चलिए, वाल्मीकि नगर की सीट पर यहाँ पर जदयू की बड़ी जीत है। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी से और कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी। क्या सर, क्या लग रहा है पश्चिम चंपारण बेतिया में? देखिए, बेतिया परंपरागत सीट रही है, ब्राह्मणों का यहाँ गढ़ रहा है। संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल वहाँ से कई बार जीते।
पिछली बार ब्रजेश कुशवाहा आरएलएसपी के खाते में ये सीट गई थी, वो हारे थे 2,93,906 वोट से। इस बार कांग्रेस ने ये सीट ली है, मदन मोहन तिवारी को उतारा है। मदन मोहन तिवारी अब कितना छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि संजय जायसवाल मजे हुए हैं, पुराने मतलब कहें जो पिताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आंख मूंद के लोग कह देगा जो वो लोग निकल रहे हैं। जैसे बाबा बता रहे थे कि ये 4 मोतिहारी, सीटें हैं, बेतिया, वाल्मीकि नगर, जी, जी, जी। ये सब जो सीटें हैं, ये परंपरागत सीट पहले कांग्रेस की थी जो शिफ्ट कर गया बीजेपी में। बीजेपी के तरफ में क्या कहेंगे वो पश्चिम चंपारण? देखिए, यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक है, 3.84 यानी 3,84,000 के आसपास है। बनिया यहाँ 2 लाख हैं, ब्राह्मण यहाँ 2 लाख हैं, जो निर्णायक भूमिका में है। 2 लाख की संख्या से मत कीजिए, जिधर गए उधर का फैसला हो जाता है। बाकी आप अगर बात करें कुर्मी और कुशवाहा की, तो 1.5 लाख इनकी भी आबादी है, और यादव भी 1.5 लाख हैं। तो आप कहिए है कि कुर्मी और कुशवाहा को अगर साइड कर दीजिए, इस बार जो समीकरण बना है तो वो क्या होगा? तो निश्चित रूप से इस समीकरण में एक जो स्वर्णिम काल था इन क्षेत्रों का और राष्ट्रीय जनता दल का, वो 2004 था। आप 30%, 32% वोटों की बात करते हैं ना, कि भाई MY समीकरण का 32% वोट है आरजेडी के पास। तो ये पहली बार 2004 में भी एक बार देखने को मिला था। यही वो समय जहां 30% वोट आया था आरजेडी को, उसके बाद नहीं आया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ भी ब्राह्मणों का डोमिनेटिंग सीट है, और यहाँ ब्राह्मण फैसला करते हैं। यानी कि यहाँ भी अगर संजय जायसवाल की बात करें हम, और मदन मोहन तिवारी की बात करें, तो मदन मोहन तिवारी का जो खेमा है ना, वो कमजोर है। यही कारण है कि मदन मोहन तिवारी थोड़ा सा 19 है और संजय जायसवाल 20 है। संजय जायसवाल चलिए देखिए, अब इन दोनों ने आदमी ने बता दिया अपना। अब मैं आपको सरप्राइज करता हूँ। मेरे आकलन में मदन मोहन यहाँ से जीत रहे हैं। कैसे सर? हाँ, कैसे? कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं वो ब्राह्मण मुस्लिम यही थे। बाबा ने दोनों कह दिया कि मुस्लिम भी ज़्यादा हैं, ब्राह्मण भी ज़्यादा हैं। संजय जायसवाल 2 बार से यहाँ जीत रहे हैं, 3 बार से जीत रहे हैं क्या? 3 बार से जीत रहे हैं। उनके खिलाफ एक तगड़ी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी। उनको हटाने की बात तक चल रही थी। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों से जाकर बात जब कीजिएगा, मैंने फ़ोन पे कई लोगों से बात की, एक आदमी का तो फ़ोन अभी भी आ रहा है, यहीं अभी भी आ रहा है फ़ोन एक आदमी का। उन्होंने साफ कहा कि बेतिया में संजय जायसवाल को हटाना पड़ेगा। देखिए, वैश्य समाज के हैं, वोटर कोर वोटर भाजपा का है, लेकिन उनकी जनसंख्या कितनी है यहाँ? निर्णायक तो हम लोग हैं। तो भाजपा क्या कंसिडर नहीं करती एक बार हमारी बात भी? 2 बार 3 बार जीत लिए, हो गया। अरे एक बार दीजिए ब्राह्मण को यहाँ से टिकट, अरे राजपूतों को दे दीजिए, हम लोग जिताएंगे, भूमिहार को दे दीजिए। ये बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ बात हो। मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके खिलाफ नाराज़गी है। पृथ्वी माली घूम घूम कर गाँव में गए वोट मांगने के लिए। उनको कहने के लिए कह देता था सब कि हम वोट कर देंगे, लेकिन पीछे में बात पलट जाती थी। उनके कई सहयोगी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली। अंतिम में पूरा प्रयास किया गया, यहाँ पे भी बहुत रैलियाँ की गई, बहुत तरह के जोड़ घटाव किया गया, लेकिन बेतिया मेरी तरफ से बहुत थम्स डाउन है। यहाँ से अगर जीतते भी हैं संजय जायसवाल, जो कि मुझे कम चांस लग रहा है, तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। मदन मोहन तिवारी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ फिर एक सीट जो है, जो पुराना पैटर्न था वो कांग्रेस बिल्कुल, अरे वापस नहीं आएगा। कब मैंने भाजपा देगी तो मैंने राजपूत कहलाएगा, भाजपा देगी तो ब्राह्मण कहलाएगा। नमन जी लेकिन ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ झा यहाँ से MP रहे हैं। जेडीयू ने 2 बार, 2004 जो मैं बता रहा था कि स्वर्णिम काल था राष्ट्रीय जनता दल का। नहीं और 2 बार प्रकाश झा भी लड़ चुके हैं, जिसमें झा, रघुनाथ झा, प्रकाश झा, जेडीयू दूसरे नंबर पर आते रहे हैं। तो ये ब्राह्मण डोमिनेटिंग मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ब्राह्मणों का। कांग्रेस किशनगंज की तरह यहाँ भी सरप्राइज कर देगी, जैसा पिछले बार हुआ था। यहाँ से मुझे लगता है कांग्रेस के रिवाइवल का दौर शुरू हो जाएगा अगर मदन मोहन तिवारी यहाँ से जीत जाते हैं तो। छोटी बात है, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा है कैसे बोल रहे हैं नमन जी। चुनाव के दिन का इंतजार करते, देखते हैं ये काउंटिंग रिजल्ट के दिन का इंतजार करते हैं। चलिए, तो ये सीट भी फैसला हो गया कि मदन मोहन तिवारी लीडिंग में है यहाँ पर। और अब आप देखेंगे कि मदन मोहन के अलावा अब चलते हैं पूर्वी चंपारण की तरफ, जहां राधा मोहन सिंह बीजेपी से, और यहाँ पर VIP को टिकट मिला है राजेश कुशवाहा को। सर क्या कहेंगे, पूर्वी चंपारण क्या ये भाग मोतिहारी का या क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार राधा मोहन सिंह लड़े थे, उनके खिलाफ जो अभी महाराजगंज से कांग्रेस के कैंडिडेट है आकाश सिंह, वो वहाँ लड़े थे। उनकी हार हुई थी लगभग 3 लाख के आसपास, 2,93,648। आप गौर कीजिएगा, बेतिया में भी 2,93,000, मोतिहारी में भी 2,93,000। वैसी स्थिति में आकाश सिंह, हमको लगता है ये पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, और मतलब उन्होंने टक्कर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन राधा मोहन सिंह का 6ठा या 7वां बार है शायद, उनको
बीजेपी इस बार ड्रॉप करने वाली भी थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। लेकिन इनको एक घाटा क्या हुआ है, जो शिवहर में रमा देवी का जो टिकट कटा, उससे असर पड़ा है। तो मोतिहारी में ये वैश्य वोट पाते थे और शिवहर में ये राजपूत वोट वहाँ पे रमा देवी को दिलवाते थे, ट्रांसफ़र कराते थे। वैसी स्थिति में रमा देवी के हटने के बाद वैश्य का जो वोट है वो अब यहाँ पे इनको दिखता हुआ हमको नहीं मिल रहा है, और पिंटू का भी पड़ेगा वैश्य वोट का असर। तो वैसी स्थिति में राधा मोहन और इनके खिलाफ जो कैंडिडेट है वो मतलब कहें जो कुशवाहा जाति से हैं, और उनके साथ जो वोट बैंक है जुड़ा हुआ है आरजेडी का, कांग्रेस का। तो अब बाबा बताएंगे आगे क्या बाबा, क्या लग रहा है? देखिए, जातीय समीकरण में जो आपने देखा कि वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण है, जातीय समीकरण लगभग वही है। राजपूत डोमिनेटिंग क्षेत्र ये हो गया है, लेकिन यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बता देना चाहूँगा। यहाँ पहली बार 1917 में, चूँकि ब्राह्मण डोमिनेटिंग क्षेत्र है, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने नील के आंदोलन को लेकर के गांधी जी को बुलाया था, इसलिए ये क्षेत्र और ज़्यादा मैंने कहा जाता है कि प्रासंगिक है। आपने देखा होगा कि जितनी भी आंदोलन शुरू होते हैं, जितनी भी यात्राएं शुरू होती है, सब यहीं से शुरू होती है, मोतिहारी से ही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ राधा मोहन सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। राधा मोहन सिंह का ग्राफ बड़ा है, हालांकि पहले जैसा स्थिति नहीं है। सीट कटने वालों में उनका भी एक नाम था, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप जितना भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ जो राधा मोहन सिंह का है वो ग्राफ है, और सब लोगों को एक सिंपैथी भी होगा कि अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है सर? राधा मोहन सिंह 5-6 बार जीते हुए हैं, शायद 6 बार ज़्यादा भी जीते हैं क्या? जी, अब इतनी बार जीते हैं तो 89 में, 96 में, 99 में, 2009 में, 14 में, 19 में। अब की लगता है कि मैंने आ गया समय इसको इस सफल कहानी को अपने शुद्ध अंत तक पहुंचाने का। लेकिन राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो गया था इस सीट पर, बड़ा तगड़ा यहाँ भी खेल हुआ था। बहुत प्रयास किया गया राधा मोहन सिंह को बैठा देने का। वो दिल्ली से फरमान आ गया था, फ़ोन आ गया था कि आपको टिकट नहीं देगा, किसी और को दिया जा रहा है, आप सपोर्ट कीजिएगा। राधा मोहन सिंह के लोगों ने इतना विरोध कर दिया फेसबुक पर। अब ब्राह्मण भूमिहार में, तब ब्राह्मण और राजपूत में वर्सेस हो गया था वहाँ कहानी। डर कर भाजपा ने टिकट इनको दे दिया कि जान दो वो सीटें ना गड़बड़ाएगा, दे देते हैं। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिया तो भाजपा ने था कि मेरा कोर वोटर छटके नहीं, लेकिन राधा मोहन सिंह अंत तक आते आते रिकवर कर गया और बचा कुचा कसर हो गया वीआईपी के खाते में ये सीट जाकर। वीआईपी ने यहाँ से जिस तरह से कुशवाहा को उतारा, कुशवाहा की वोट बैंक है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, इस क्षेत्र कुशवाहा बहुल है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन निर्णायक नहीं है। जो सोच रहे थे लालू यादव, अगर यहाँ से यादव कैंडिडेट आ जाता तो शायद बहुत भारी पड़ता। यहाँ से सवर्ण उतार दिया गया होता, अति भारी हो जाता। अगर यहाँ से ब्राह्मण उतार दिया गया होता और खेल हो जाता। लेकिन वीआईपी अपनी तीनों सीट हार रही है। बहुत कुछ नहीं कहूँगा। राधा मोहन सिंह को अंतिम उड़ान में, अंतिम लाइन में लाइफ टीम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर ये जीत दी जा रही है। मतलब गुड रिटायरमेंट जिसको कहा जा सकता है। हाँ। और माता सीता की शरण स्थली रही है, इसलिए आंदोलन की धरती रही है। माता सीता ने भी यहाँ आंदोलन शुरू किया था अपने जीवन का, तो एक आंदोलन यहाँ भी चला और ये आंदोलन की धरती रही। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि एक आंदोलन अंतिम जो लड़ रहे हैं, तो राधा मोहन सिंह को वहाँ। चलिए अब आते हैं शिवहर की सीट पर, जहां पर लवली आनंद जदयू से और आरजेडी से रितु जायसवाल। शिवहर में लवली आनंद को मौका दिया गया, रमा देवी का यहां पर टिकट काटा गया, जो बीजेपी के सांसद थीं पहले। लवली आनंद कितनी बड़ी फैक्टर हैं ये तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सर से पूछ लेते हैं। 3 बार से लवली आनंद, 3 बार से रमा देवी वहाँ पर रही हैं सांसद, 9, 14, 19। इस बार उनको काटा गया है। उनको काटकर जेडीयू को सीट मिली। जेडीयू ने लवली आनंद को वहाँ से बनाया है। पिछली बार जो कहें रमा देवी थी और सैयद फैसल अली थे आरजेडी से, 3,40,000 वोट से ये हारे थे। लेकिन इस बार का खासियत है जो रमा देवी शिवहर में क्या पूरे बिहार में एकदम साइलेंट दिखी। मतलब लगता है वो जो घर में दिखी, जो ड्राइंग रूम में घुसी, वो निकली ही नहीं। हो सकता है 4 तारीख को निकले वो, जब वो रिजल्ट के दिन। मतलब आप कह रहे हैं लवली आनंद को समर्थन नहीं मिला? हाँ, लवली आनंद को समर्थन नहीं मिला, ये एकदम साफ तौर पे। और आनंद मोहन की जो कहें जो अपना एक रुतबा है, उनका जो अपना कहें नेचर, लोग कहता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नेचर नहीं बदला। उन्होंने बीजेपी के ही लोगों से वहाँ झंझट कर लिया, पवन जायसवाल से, लाल बाबू प्रसाद से, एक तरह से कई लोगों से झंझट कर लिया जो तो। और यहाँ तक बात पहुँच गई थी, जो आनंद मोहन ने कह दिया पवन जायसवाल को, जो चलो ना 2025 में दिखाएंगे, तो कहा 2025 से पहले 2024 आएगा, लोकसभा का परिणाम आएगा, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद 24 में हमको दिखाइएगा।
बाकी चीज़ है, यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे लवली आनंद सहरसा कहाँ कहाँ वैशाली लड़ी, बाढ़ लड़ी, जहाँ तहाँ लड़ने के बाद अब ये यहाँ आई हैं। अब देखते हैं, यहाँ से आनंद मोहन 3 बार रहे हुए हैं। आनंद मोहन भी 96-98 में रहे हैं MP। और वहाँ से एक खास बात और क्या है, जो सीता राम सिंह के पुत्र आपको MIM से खड़ा हो गए हैं, ओवैसी की पार्टी से। उन्होंने कहा है जो सीता मेरे पिताजी को हराने में आनंद मोहन सिंह का हाथ था, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ इनको हराने के लिए। अब खुद ये लोग बोल के जब मैदान में आते हैं तो उसका मतलब समझिए। बाबा यहाँ पे क्या जातीय समीकरण है, ये क्या क्षेत्र जो है? देखिए, यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो बेसिकली आधारित, जैसा कि बताया इन्होंने, जो सवर्ण हैं, खास करके राजपूत समाज की बात कर लें, भूमिहार समाज की बात कर लें, या फिर ब्राह्मण समाज की बात कर लें, उनकी अच्छी खासी यहाँ पकड़ है। इसके साथ साथ वैश्य समाज के लोगों का भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, जो कि आपको सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगह देखने को मिला होगा। ये चूँकि सबसे छोटा जो कहा जाता है लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का आकलन करना बहुत आसान हो जाता है। रहा सवाल की लवली आनंद की बात, तो लवली आनंद के लिए जो राजपूत समाज है, आपको पता होगा कि राजपूत समाज अब तो कई रैलियों में गए हैं, महाराणा प्रताप का एक अलग है, वीर कुंवर सिंह का अलग है, वो सारे लोग एक जगह नजर आए। राजपूतों के बड़े नेता कौन? दूसरा, राजपूतों को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी, क्योंकि कम संख्या होने के बाद, ब्राह्मणों से कम संख्या होने के बाद भी उनको 7-7 सीट मिला था NDA की तरफ से, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हुए। और इसके साथ साथ यहाँ की कई कहानियाँ भी हैं, जिसमें एक कहानी है कि शिवहर नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ शिव का जो है शिवाल है वो आपको सबसे अधिक नजर आएगा, इसलिए इसका शिवहर नाम पड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिवगढ़ था, शिवहर हो गया। बस वही शिवगढ़ था, शिवहर हो गया। तो कौन आपके अनुसार कौन यहाँ पे आगे है? निश्चित रूप से यहाँ टक्कर तो बहुत कड़ा है, लेकिन लवली आनंद का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है। कारण कि वो जो 1-2 जगह उनका कार्यक्रम हम देखे, जिस कार्यक्रम में मंचों पे वो बोल रही थी, तो लग रहा था कॉन्फिडेंस उनका है। दैट मीन्स कि वो वहाँ का जो फीडबैक है वो ले चुकी है। क्या लग रहा है? अच्छा भैया का क्या आकलन था, कौन जीत रहे हैं यहाँ से? हमको पता है लास्ट में लवली आनंद निकल जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे भी चौंकाऊंगा। मैं मुझे लगा था कि आप चौंके। यहाँ से रितु जायसवाल बहुत आसान जीत रही हैं। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत रिकवरी कर ली लवली आनंद ने, लास्ट में बहुत मेहनत किया। हमारा रजिस्टर देखिए, हमने RJD लिखा हुआ है, बाबा के बाद पे हम डाइवर्ट आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कमजोर है थोड़ा सा आप इसमें, आप थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखिए अपने। खैर, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, और इस रिस्क के साथ मैं बोलता हूँ ये बात कि बहुत तगड़ा लड़ाई लवली आनंद ने लास्ट में लड़ा। शुरू में तो लड़ाई में नहीं थी, लेकिन लास्ट में RJD ने महसूस किया कि वो लड़ाई में वापस आ गई हैं, और पूरा परिवार और पूरा जो वोटर है वहाँ का चढ़ रहा है उस तरफ। तब फिर वो एक वीडियो वायरल कराएगा, जिसपे आप ही सत्यशोध किए थे कि वीडियो तो है ही नहीं है, आनंद का, वो आनंद मोहन का वीडियो ही नहीं है, वो तो कहीं और साउथ से ले आया था सब। तो ये जानते हुए कि मैंने गड़बड़ा रहा चुनाव, ये सब खेल खेला जाता है। IT सेल के खिलाफ केस भी हो गया RJD के, ऐसे से काम मत कर लोग मर्दे कि केस हो जाए। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ, ये बाबा ने बहुत सही कहा। रामा देवी और जब वो कोप भवन में गई, वैसे समाज को मैसेज मिल गया, वो चुप हो गई। इसका नुकसान होगा ना। आपके सामने जो प्रत्याशी है वो वैसे समाज की हैं। पिछला चुनाव लगभग जीत गई थी रितु जायसवाल। राजद में एक बड़ा हिस्सा हस्तक्षेप रखती हैं महिलाओं में, और अगर वो लड़ने आई हैं, और लवली आनंद तो कल तक पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है उनको। आनंद मोहन तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। भाजपा वोटर इतना मैंने बेवकूफ़ है, बैठा हुआ इंतजार में, उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस भाषा का प्रयोग किया था आनंद मोहन ने जेल से निकलने के लिए, नहीं सुना है क्या? जिस इन्फ्लुएंस में थे कल तक आनंद मोहन, वो इन्फ्लुएंस भूल गया क्या? लोग भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। लवली आनंद और आनंद मोहन के बातों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो वीडियो वायरल कराया था कि पैटर्न पकड़ ले लोग। लेकिन ये सीट भी गड़बड़ा। अंतिम समय में भागकर NDA में आए थे, उन्होंने सीट बचाई थी, सरकार बचाई थी, इसका उनको फायदा मिल सकता है। बट वैश्य समाज निर्णायक है। वैश्य समाज सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगहों पर बहुत निगेटिव है। वो सीट कटने से, वोट कटने से दोनों जगहों से नाराज है। एक तरफ पिंटू को काट दिए हैं, एक तरफ रमा देवी को काट दिए हैं। वैश्य समाज को जिंदा रहने देना है कि छाटते पहुंचा दीजिएगा 0 तक। लालू काट दिए हैं। हाँ, बताइए तो कैसे काम चलेगा। और इसी वजह से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस सीट पर आप चौंकिएगा। RJD बहुत आगे है। अगर जीतते हैं तो फिर वही
रितु जायसवाल जस्ट जीतते हुए अगर हार जाए तो हार जाए अलग बात है, लेकिन स्पष्ट जीत नहीं होगी। रेस में आगे हैं रितु बहुत आगे हैं। रत्नेश, पूरा ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट का चुनाव है। 40 सीट पे कॉन्टेस्ट है, लेकिन इन 4 सीटों का जो जिक्र हम कर रहे थे, ये अंतिम सीट है उसी कड़ी का, जहां बहुत कुछ निर्भर करता है कि एक बनिया आ करके अगर ये कहता हो कि मैं भी बनिया समाज का हूँ, तो चीज़ें बदलती हैं और अमित शाह इसमें बदलने में तैयार हो। चलिए शिवहर के बाद वैशाली की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट सीट है ये। वीना देवी और मुन्ना शुक्ला, धन बल बाहुबल पर हमने चर्चा सर किया है। आप ये बताइए कि पिछले चुनाव के साथ साथ जो प्रक्रिया हुई है, इस बार आपको क्या लगता है कौन यहाँ आगे है? यहाँ आगे तो अभी वर्तमान में मुन्ना शुक्ला दिख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके साथ उनका समाज भी है और वीना देवी की नाराज़गी का भी वोट है। ये दोनों वोट जाके मुन्ना शुक्ला को मिल गया है। जी। और भूमिहार समाज के लिए इस बार बहुत इम्पोर्टेंट इस बार है, चाहे मुंगेर हो, महाराजगंज हो, वैशाली हो, उनको टिकट मिला है। तो वो ज़्यादा क्योंकि खुश है, चलो हमारे समाज को विभिन्न दलों ने, मतलब अपने जाति पर ज़्यादा चोट वो करता हाँ, है। तो ऐसी स्थिति में वीना देवी के खिलाफ तो लोग थे ही, और वीना देवी के लिए बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है जो उनकी पार्टी ने भी ज़्यादा प्रयास किया। मुन्ना शुक्ला अपने बल पे लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला के लिए तेजस्वी भी गए, और तेजस्वी अमूमन फॉरवर्ड के लिए बहुत कम जगह वोट मांगने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने टिकट तो दे दिया, लेकिन यहाँ गए, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो इनको वोट देना है, जिताना है। अब बहुत ही एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इस जगह पे, क्योंकि वो लालगंज से विधायक रहे हुए भी हैं मुन्ना शुक्ला, इसीलिए मेरे हिसाब से हम मुन्ना शुक्ला एज बनाए हुए हैं। पिछली बार रघुवंश सिंह हारे थे, वीना देवी जीती थी। 2,34,000 वोट से रघुवंश प्रसाद सिंह हारे थे। चलिए जातीय समीकरण के साथ समझते हैं कि कौन आगे है या यहाँ देखिए, राजपूत भूमिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मल्लाह और कुशवाहा लौकुश जो है वो यहाँ पर वो जो कहा जाता है नहीं पसंगा का काम करता है। ये स्थिति यहाँ निश्चित रूप से लड़ाई कॉन्टेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ रघुवंश बाबू को किसने हराया था? वीना देवी ने हराया था। उसके बाद से रघुवंश बाबू बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, और उनके साथ जिस तरह से उनकी पार्टी ने किया था वो भी लोगों को याद होगा। रहा सवाल कि राष्ट्रीय जनता दल, आप मान के चलिए कि जो भूरा बाल वाली बात होती है, तो उसमें ब्राह्मण और लाला तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एकमात्र टिमटिमाटिम भूमिहार हैं और एक राजपूत को दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ लड़ाई कॉन्टेस्ट था ही, लेकिन यहाँ भी राजपूतों ने बैठ करके एक समीकरण गढ़ने की कोशिश की है, और उसमें से चिराग पासवान का तड़का कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। रिजल्ट सेम हो सकता है। वीना देवी को बाबा ने कहा कि वो रेस में आगे हैं। बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि 5 सीट जीत रहे हैं चिराग पासवान। वैशाली बहुत कमज़ोर सीट हो गई चिराग पासवान के लिए। ये वो भी नहीं मानेंगे कि वो हारेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस सीट पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं वो। इस सीट पर 2-3 चीज़ें साफ निगेटिव हो गई हैं। राजपूत वर्सेस भूमिहार में भूमिहार तनी ऊँचे हो गए हैं यहाँ पर वोटिंग में। मुन्ना शुक्ला आए थे तो लगा नहीं था कि मुझे लगा नहीं था कि बहुत इम्पैक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो छवि है वीना देवी के पति की, वो उनको नुकसान पहुंचा गई। यही चीज़ उनके पक्ष में जा रही थी। अगर यहाँ से ओबीसी या किसी यादव या किसी और जाति का प्रत्याशी आता तो मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन जैसे ही यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी आते हैं आरजेडी की तरफ से, ये सीट थोड़ी मजबूत हो जाती है। आपको याद होगा इस सीट पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? जस्ट पलट दिया था कहानी। वहाँ मुंगेर में कुछ और कहा और यहाँ कुछ और कह दिया, या सवर्णों का हक की बात करने लगे। और यही कहीं ना कहीं इस बात का पॉइंटर है कि आरजेडी ने कुछ जो दिया है रिवॉर्ड, तो कुछ तो रिवॉर्ड वापस मिलेगा ना समाज की तरफ से। यहाँ कांग्रेसियों ने खुलकर वोट किया है, आरजेडी के लोगों ने खुद कर वोट किया है। इस सीट पर अगर वीना देवी के जीतने कोई एक मैंने 2-3 पॉइंट्स अगर बढ़िया होगा ना, एक नरेंद्र मोदी का पटना का रोड शो, दूसरा यादव वर्सेस ऑल। यादव वर्सेस ऑल इस सीट पे खूब होता है। यादव अगर एक तरफ हो जाते हैं तो बाकी जातियाँ डर के एक तरफ वोट कर देती हैं, लेकिन उसके पास मुन्ना शुक्ला ना पैटर्न दिख रहा है। मुन्ना शुक्ला अगर यहाँ यादव ज़्यादा, तो मुन्ना शुक्ला न्यूट्रलाइजर, वो आरजेडी से लड़े व कहीं से लड़े, मुन्ना शुक्ला का अपना एक राजनीति का पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं। ये काम दिनेश सिंह के साथ नहीं होता है। दिनेश सिंह किसी खास जाति के माने पक्षधर कभी माने नहीं गए हैं। राजपूतों के अच्छे नेता हैं, राजपूत समाज में एक वर्चस्व भी है, लेकिन कभी उस सिनेरियो में वो फिट नहीं बैठे। यहाँ एनडीए के वोटर्स अगर चाह देंगे तो वीना देवी जीत जाएंगी, लेकिन अन्यथा यहाँ से संभावनाएं मेरी तरफ से तो नहीं बन रही हैं। यहाँ चिराग पासवान भी वीना देवी को बचा नहीं पाए हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है जीत जाए,
लेकिन मुझे लगता है यहाँ से चिराग पासवान को एक सीट जो नुकसान हो रहा है, जो कोई नहीं बोल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, वैशाली नुकसान होता है मुझे दिख रहा है। चलिए, वैशाली नुकसानदायक है चिराग पासवान की सीट पर। गोपालगंज की सीट पर कितनी चर्चा है? आलोक सुमन और वीआईपी से प्रेमनाथ जो खड़े हैं यहाँ पर वीआईपी से, क्या लग रहा है सर गोपालगंज में ज़्यादा विस्तार से बात करना समय बिताने के बराबर है, क्योंकि गोपालगंज ऑलरेडी जेडीयू की थी, आगे भी जेडीयू की रहेगी, क्योंकि आलोक सुमन की अपनी छवि है। आलोक सुमन बहुत सुलझे हुए नेता हैं और कहें तो एक तरह से वो कोई विवाद रहित नेता हैं। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट आया है वो भी बहुत मजबूत नहीं है, बहुत क्या मजबूत है ही नहीं। वैसी स्थिति में पिछली बार भी आलोक सुमन और सुरेंद्र राम के बीच में लड़ाई थी, जेडीयू वर्सेस आरजेडी। 2,86,000 से अधिक वोट से आलोक सुमन जीते थे। ये 2009 में हुआ रिजल्ट, इसके पहले ये था वहाँ। तो वैसी स्थिति में कहें जो आलोक सुमन इस सीट पे ज़्यादा चर्चा करना बेकार है। हमारे हिसाब से जेडीयू इस सीट को निकाल रही है आराम से। जदयू निकालेगी इस सीट। 2014 में जनक राम ने इस सीट को छोड़ा था, जो नया समीकरण बना था, उसमें 17 सीटें जो मिली थी जदयू को, उसमें से ये भी सीट थी। इस सीट पर निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण 17% होते हैं, इसके बाद राजपूत 13% हैं, भूमिहार 5% हैं, कोयरी कुर्मी यहाँ पर 7% के आसपास हैं, तो वहीं मुस्लिम और यादव मिल करके यहाँ पर 27% होते हैं। यानी कि पलड़ा जो है अक्सर झुका हुआ नज़र आता है सवर्णों का और अति पिछड़ा का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, ठीक ही बताया इन्होंने, लड़ाई सिंपल सी है और जीत हार तो निश्चित रूप से आलोक सुमन जीत रहे हैं यहाँ पे। आलोक सुमन कितने महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के लिए पता है ना। कमेटी में देखिए कहाँ उनका पोजीशन है, कहाँ पे उनको रखा गया है। जब बार बार कमेटी बदलती है लेकिन आलोक सुमन वहीं रहते हैं। संगठन के मजबूत व्यक्ति हैं। एक समय तो कहा जाता था कि बहुत बड़े फाइनेंसर हैं नीतीश कुमार के, और इनके सामने खड़ा किसको कर दिया है? प्रेमनाथ चंचल ने। एक तो वीआईपी पार्टी मतलब इस गठबंधन में थोड़ी कमजोर पार्टी है। इस बार बहुत ज़्यादा, इस बार बहुत कुछ प्रूव भी करना था, और उसमें भी गलत फैसला प्रत्याशी को लेकर हुआ है। मैं अगर वीआईपी के 10 लोगों से पूछूं कि इस सीट पर कौन जीत रहा है, तो वो यही कहेंगे कि प्रेमनाथ चंचल हार रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपसे। तो यहाँ लड़ाई कहाँ बचती है? समीकरण उनके पक्ष में है। ये सीट ऐसी सीट है कि जहाँ लालू यादव का एक समय में बड़ा गढ़ था, गृह जिला था। फुलवरिया। मैंने इस सीट को आप साधु यादव से जोड़ कर देखते हैं। साधु यादव जीते थे इस पर, जब ये जनरल सीट था तो जीते थे। साधु यादव की किस्मत खराब था कि ये सीट रिजर्व हो गई, उसके बाद से सब कुछ उल्टा ही हो गया। और लालू यादव को, साधु यादव को, लालू यादव का भी जो है कार्यकाल, उसका भी दंश झेलना पड़ा। मैंने गलती किसी और की खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा वाला हाल। और आज तक सच्चाई है, आज तक उनको झेलना पड़ता है। लालू यादव के प्रति ईमानदारी का दंश साधु यादव को आज भी झेलना पड़ता है। लेकिन खैर हम उसकी चर्चा नहीं करने बैठे हैं, हम यहाँ चर्चा करने बैठे इस सीट पर वीआईपी ने जो प्रत्याशी चयन किया है, उस वजह से यहाँ पे भगवान ही मालिक है। पासवान समाज से आते हैं प्रेमनाथ चंचल, और अब समझ लिए पासवान समाज की ईमानदारी पूरे बिहार में किसके प्रति है, चिराग पासवान। ये तो सोचना ही नहीं है। चलिए, एक आसान जीत है। चलिए सिवान की तरफ बढ़ते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जदयू से, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हेना साहब, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप देखेंगे तो जीवन यादव भी यहाँ पर एक बड़े फैक्टर हैं। यानी कि लड़ाई यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा वर्सेस हेना साहब वर्सेस अवध बिहारी चौधरी है। पहले हम ये बता दें, जो 2019 में कविता सिंह जीती थी, कविता सिंह वही हैं जो अजय सिंह से खरमास पे शादी कराया था नीतीश कुमार ने, तब जाके यहाँ पे ये और मुंगेर में हुआ। और उनके खिलाफ थी आरजेडी की हेना साहब, वो हारी थी 1,16,958 वोट से। और हम लोग हमारे सीमान में भी काफ़ी अच्छा कांटेक्ट है। हमने जो लोगों से बातचीत की, अब अवध बिहारी चौधरी मेरे हिसाब से रेस में नहीं है। रेस में है हेना साहब और विजय लक्ष्मी जी। विशेष बाबा से चर्चा कर लेते। देखिए 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव मिल करके भी कविता सिंह को जिता देते हैं। इन सब के बावजूद और हेना साहब हार जाती हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ का समीकरण कुछ अलग है। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव, जो पहले एमओआई का समीकरण हुआ करते थे, उन्होंने इस बार हेना साहब को निश्चित रूप से सपोर्ट किया है। जैसा कि बता रहे थे कि संपर्क है। मेरी भी मुलाकात कई लोगों से हुई, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हिना साहब कड़ा टक्कर दे रही हैं, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक तरह से। उन्होंने अपने
जो उनका एक बुर्का था, मुझे याद आता है कि नमन जी एक बार गए थे उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो घर के बाहर पर्दे के पीछे से उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन अब जो स्थिति है कि वो घर से बाहर निकली हैं और घर से बाहर निकलने के बाद भगवा रंग भी उनके ऊपर नज़र आया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने का कोशिश किया है। तो निश्चित रूप से मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और इसके साथ साथ ईबीसी, ये सब उनके साथ खड़ा नजर आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में चीज़ें बदलेंगी। अब तो निकलना ही ना पड़ेगा बाबा। जिनके भरोसे बैठे हुए थे उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा और जो रहनुमा था वो अब रहा नहीं। तो ये तो हिना शाह, और देखिए आपको उनके पुत्र के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गलती एक तरफा है, उनके पुत्र की भी गलती है, लेकिन जो हुआ क्या वो काफ़ी नहीं है मैंने पैनिक होने के लिए। हिना साहब को ये बात समझ में आ गई कि आरजेडी के साथ रहना बहुत घातक है। अब एक तो इस गाय से दूध नहीं आ रहा है, दूसरा ये गाय गोबर भी कर रही है दूसरे तरीके का जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हिना साहब ने बहुत बढ़िया चॉइस किया है। आप जान लीजिए जो नवादा में हुआ है वही सिवान में हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग है, अवध बिहारी लड़ाई में ही नहीं है, क्योंकि एमवाई समीकरण तो इस सीट पर सदा ही नहीं रहा है और एमवाई बन नहीं रहा है, तो फिर बचा क्या। पूर्व में आपको याद होगा यहाँ से ओम प्रकाश यादव थे, उनको हटाकर कविता जी को दिया। कविता के बाद आप ये देखिए कि एक प्रत्याशी को आरएलएम से बुलाकर उनके पत्नी को टिकट दिया गया। ये प्रूव करता है कि जदयू ने अपने गोटी यहाँ पहले ही सेट कर रखा था कि जीत का समीकरण क्या होगा, और बचा कुचा कसर जदयू ने ही पूरा कर दिया। हिना साहब को यहाँ से लड़ाकर, अब देखिए खेला जदयू ने हिना साहब को यहाँ से लड़ाकर लड़ाई से अवध बिहारी को बाहर कर दिया। अब दोनों प्रत्याशी में से कोई जीतता है तो जीत तो जदयू की होगी, वो जदयू का ही सांसद होगा अघोषित तौर पर। अब बाकी आप इसमें बहुत सुनने की कोशिश मत कीजिए, चुनाव बाद देखिए क्या होता है। चलिए, सिवान की सीट भी कहीं ना कहीं 50-50 की लड़ाई में है। जदयू 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 मतलब जो जीतेगा जदयू की तरफ आएगा। ये अच्छी बात। चलिए, महाराजगंज की तरफ बढ़ते हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी और आकाश सिंह कांग्रेस से, क्या लग रहा है सर? महाराजगंज में तो लगता है जो आकाश सिंह बहुत पीछे छूट गए। ठीक है, भूमिहार उनके लिए गोलबंद हुए लास्ट में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक में सिग्रीवाल बाजी मार चुके थे। सिग्रीवाल के साथ जो बीजेपी का राजपूत वोटर है, और जिस हिसाब से सिग्रीवाल के लिए राजपूत वोटर यूनाइट हुए, उस तरीके से आकाश के लिए भूमिहार वोटर यूनाइट नहीं हुए। हाँ ठीक है, महाराजगंज को एक चीज़ और कर दिया फ़ायदा, बगल में छपरा का पोस्ट पोल जो वायलेंस है ना, वो महाराजगंज से पहले हुआ था, वो शायद सिग्रीवाल को और फ़ायदा पहुंचा दिया और पुश कर दिया। अब वो लगता है आकाश को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा सका, डैमेज कर दिया। तो इसलिए हमको लगता है जो यहाँ सिग्रीवाल फिर से एक बार सांसद बनने की तैयारी में है। हैट्रिक क्या हुआ? जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ राजपूत और भूमिहारों की लगभग थोड़ी सी 19-20 माना जाए तो 4 लाख से ऊपर की संख्या। ब्राह्मण यहाँ 2,75,000, यादव यहाँ 2.5 लाख के आसपास हैं। तो वहीं कोयरी कुर्मी की संख्या 1,25,000 है। वैश्य की संख्या 1,20,000 है। SC ST की बात करें तो इसकी भी संख्या अच्छी खासी है, ये 1,50,000 के आसपास है। और मुसलमानों की संख्या भी 1,75,000 है। इस 3 बार के जो चुनाव हुए हैं, 14, 19 और फिर 24 के चुनाव हुए हैं जिसमें मतदान हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से जैसे बता रहे थे कि सारण वाला जो मामला है उसका असर जरूर पड़ा है। एक तरफ नज़र आ रहा, जब आप लोग आए थे तो बता रहे थे कि भूमिहारों ने कहीं ना कहीं काम शुरू कर दिया है आकाश के प्रति, लेकिन इतनी संख्या उनकी नहीं हो पा रही है जहाँ से वो जीत के तरफ पहुँचे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए दिख रहा है। लास्ट मोमेंट पर भूमिहारों ने खेल किया। हाँ, चुप थे। याद होगा हमने कहा था कि भूमिहारों की चुप्पी बड़ी डरावनी है सिग्रीवाल के लिए। लेकिन मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, मोदी के कार्यक्रम के बाद माहौल बना और हिंदुत्व का नारा बुलंद हो गया। बगल में शहर में गोली चल गया। गोली चलने के बाद बढ़िया लोग कहें कि अरे भाई लाइसेंस तो है ना, हो तो बंदूक कहाँ से ले आए। वहाँ के भाजपा वालों के पास तो बंदूक था, चला दिया लाठी के सामने। हमने के लाठी के सामने टिकम। आज ये देखिए ना कैसे पिटाए एक जना, लाठिया थप्पड़ मार के। वो जो जदयू के कौन यादव हैं, जदयू के, हाँ जदयू जी, मारते भागलपुर महानगर, पानियों पिला रहा है। भागलपुर महानगर के हैं। हाँ बताइए, मारियो रहा है, पानियों पिला रहा है। अब ऐसी दर्दनाक वीडियो देखकर जंगल राज याद नहीं आता है आप लोग को। मानता हूँ कि इस वक्त देश भर में चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों को बहुत क्रिटिकली लेना चाहिए। ये उस व्यक्ति को अगर मारना होता तो बंद कमरे में भी मारा जा सकता था। सार्वजनिक तौर पर 10 गुंडे मिलकर अगर मार रहे, गुंडे हों या सोशल जस्टिस के पुरोधा हो, बड़का सामाजिक न्याय के पुरोधा, लालू यादव से बड़का नेता, मार के न्याय पूरा करेंगे, रॉबिन हुड हैं। ऐसे लोगों को उसी स्थिति में पुलिस को मारते हुए सार्वजनिक तौर पर ले जाना चाहिए थाने तक, उसके बाद बात होनी चाहिए।
ये जो कुछ हो रहा है ये निश्चित तौर पर बहुत घातक है। महाराजगंज में सिग्रीवाल बहुत कमज़ोर थे, जैसे कि बाकी भाजपा प्रत्याशी भी कमज़ोर थे, लेकिन अंतिम समय में रिकवरी हुई है। भूमिहार जो चुप थे उन्होंने सोचा कि क्या करें, किधर जाएं, चूँकि आकाश सिंह बहुत बड़े फैक्टर परमानेंट नहीं थे वहाँ के। जैसे उनके पिता की राजनीति थी कि बिहार के 40 रिजर्व सीट से लड़ जाएंगे, वैसे ही अपने बेटे को विरासत दे दी कि तुम भी 40 सीट से लड़ जाओ, जहाँ से मन वहाँ से। आकाश सिंह अगर तैयारी प्रॉपर करते और सही ढंग से अगर चुनाव को लड़े रहते तो आज वो जीत गए होते आराम से। अभी उनको लग रहा हो कि जीत रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ड्राइंग रूम में आकाश सिंह अगर बैठे हुए तो ही विल फील आई वॉन दिस इलेक्शन। लेकिन वही सनी हजारे वाला फील गुड फैक्टर बा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये चुनाव भी आप हार चुके हैं, जैसे पिछला चुनाव आप हारे थे। आपको वहाँ भी उतार कर रात रात भेज दिया गया था और आपने वहाँ भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम यहीं के बेटा हैं, गलती हुई हमसे। हाँ, और भूमिहारों ने यहाँ खेल कर दिया, चुप्पी साध गए, अगला दिन मोदी कर दिया सब। चुप रहे, परमानेंट चुप हो गए। चलिए, महाराजगंज की सीट भी बीजेपी के खाते में है। तो ये छठे चरण का 8 लोकसभा सीट पर हमने चर्चा किया। बढ़ते हैं 7वें चरण के 8 लोकसभा सीट पर और सबसे अंतिम जो चरण है उसके तरफ।